वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की जो आपकी भर्ती है, कृषि प्रवेशक की जो भर्ती है उसका नोटिस रिलीज हो चुका है। जैसे कि हमने आपसे पहले भी बताया था कि आपको 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी का जो टाइम पीरियड है, यानी जनवरी का जो पहला सप्ताह रहेगा उसमें आपको इसका नोटिस देखने को मिलेगा। तो वही बात है कि नोटिस आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है इसका। उसके बारे में आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है। हम आपसे बताएंगे कि नोटिस में है क्या, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सो देखिए, पहले भी हमने बताया था कि श्री आलोक राज जी ने पहले भी अपने ट्वीट के माध्यम से बता दिया था हमें कि जो नोटिस है आपको पहले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। तो नोटिस आ चुका है। तो पद का नाम क्या है, कृषि प्रवेशक की जो आपकी भर्ती है उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके 944 पद रहने वाले हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 156। तो टोटल कुल मिला के अगर हम देखें तो 1100 पद की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है। तो पोस्ट काफ़ी सारी है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी इसके लिए, उसके लिए एक तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसमें, जो आपकी बीएससी है वो, अगर तो आपकी बीएससी हॉर्टिकल्चर में है या फिर एग्रीकल्चर में है तो आप सभी इस फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। और आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी रहनी चाहिए, 18 to 40 एज के इन बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए थे। और प्लस आपकी जो क्वालिफिकेशन है दैट शुड बी, वो क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। तो ये जो आपका जो आज का नोटिस है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जो एग्रीकल्चर के साथ संबंधित है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में कर रखी है। तो हम बात करते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू होंगे। जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में इसमें रखने हैं वो ये है कि अभी के लिए आपका जो OTR है वो शुरू हुआ है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। आपको क्या करना है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे आपको विजिट करना है। वेबसाइट पे विजिट करके आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। ये आपका फिलहाल के लिए काम है। आपको क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, जिसका जो अमाउंट है कितना रहेगा, 600 रुपीस रहेगा नॉर्मल कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 400 रुपीस आपकी जो एप्लीकेशन फीस है। तो अभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद 13 जनवरी से आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहने वाले हैं और कब तक चलेगा, 11 फरवरी तक आपको इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो देखने को मिलेगी। तो आपको डिले नहीं करना है, जैसे ही फॉर्म आउट होते हैं आपको फॉर्म फिल करना है, प्लस अभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो बेसिकली अब हम समझाते हैं कि ये वैकेंसी है क्या, टोटल कितने पद हैं। देखिए, जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमारा जो जयपुर में है, ठीक है, उसके द्वारा कृषि प्रवेशक की भर्ती जो है वो आउट हुई है, जिसमें हमने आपको बता दिया है कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2026 के तहत आपकी जो ये नोटिफिकेशन है वो आउट हुई है। अब इसमें आपके कुल मिला के 1100 पद की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो आपके पद हैं वो रहेंगे 944, अनुसूचित क्षेत्र में आपके रहेंगे 156 और कुल पद जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 1100। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट जो नोट्स है आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पूर्व आपको क्या करना है, आपको सिंगल साइन ऑन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि आपको OTR करना है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको ये ध्यान रखना है जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हो वो आपकी फाइनली ऑटो फिल हो जाएंगी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज कैंसिल हो सकता है आपका फॉर्म। तो आपको ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या है कि सबसे पहले आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपकी ये वेबसाइट आपको गिवन है https://rajasthan.gov.in।
यहाँ पे आपको पोर्टल में जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 600 है, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 400 रहने वाली है। अब जब आप OTR कर दोगे उसके बाद आपकी फीस पे होनी चाहिए। फीस पेमेंट और OTR अभी के लिए आपको करनी है, और उसके बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होएगी। फॉर्म फिलिंग हमने आपको बता दिया कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो आपकी रहने वाली है 13 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक। तो जैसे ही 13 जनवरी को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, आपको फॉर्म फिल करना है सबसे पहले। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में है। अब OTR फिल करने के बाद आपको एक ID अलॉट होएगी, SSO ID, और उसी ID से फर्दर आप लॉगिन करोगे। जब भी ये इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकलेंगे, इसी ID से आपको लॉगिन करना है, फर्दर डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी। तो अभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करनी है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपको ID अलॉट हो जाएगी, सिंगल साइन ऑन ID, और वो ID आपकी फर्दर यूज़ होएगी फॉर्म फिलिंग के टाइम। और फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो भी आपको बता दी गई है, 13 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में है। तो ये था आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन जिसमें हमने बात की है कृषि प्रवेशक की जो भर्ती है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। अभी जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद 13 जनवरी से आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर से है या हॉर्टिकल्चर से है, तो आप सभी एलिजिबल हो। आपने ये फॉर्म को ज़रूर फिल करना है, क्योंकि वैकेंसी में जो पोस्ट है वो आपकी 1100 पद की है। तो आपने रजिस्ट्रेशन भी करनी है, और जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपने फॉर्म फिलिंग भी करनी है। और अगर आप कृषि प्रवेशक की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो गोयला क्लासेस आपके लिए लेके आया एक संपूर्ण बैच। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी जो आपको पड़ेगी 999 रुपीज़ में। इस टेस्ट सीरीज में बहुविकल्पिक जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं उसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हम करवाएंगे। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो आपको पड़ेगी 2999 में। और जो हमारा संपूर्ण बैच है एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होएगा, हमारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, हमारे ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप वो जाके देख सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो क्वालिटी है, कंटेंट है, वो कैसा रहने वाला है। प्लस आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो अगर आप कंप्लीट बैच लेते हो तो इसमें आपको एक कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलेगा जिसमें टेस्ट सीरीज प्लस लेक्चर्स प्लस स्टडी मटेरियल रहने वाला है। तो अभी जाओ, अभी जाके आपको बैच में एनरोल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर पोस्ट पे लगे हुए हैं, जैसे कि मयंक मुदगिल जो कि IPS है, आकृति सेठी जो कि IAS हैं, और महक स्वामी जो कि IPS हैं। तो नेक्स्ट फोटोग्राफ यहाँ पे आपका भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कृषि प्रवेशक भर्ती की प्रेपरेशन करनी है तो अभी जाके अभी से बैच में एनरोल करना है। हमारी क्लासेस को आपने रेगुलरली अटेंड करना है। अब आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हो, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो खरड़ में है, जहाँ पे आके आप ऑफलाइन लर्निंग कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे अब जाके आपने अभी ज्वाइन करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है राज RSSB एग्री। अब इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट्स, रीसेंट नोटिफिकेशन जो भी आएगा सबसे पहले मिल जाएगा। प्लस आपको इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी लेक्चर्स हम दे रहे हैं उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी जाके आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है और हमारे बैच में ज़रूर एनरोल करना है। बैच में ज्वाइन करने के लिए नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, इस पर आप संपर्क करें, आपको बैच रिलेटेड संपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। तो अभी जाओ, बैच में एनरोल करो और प्रेपरेशन की शुरुआत करो, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने वाला है। फॉर्म फिलिंग 13 जनवरी से 11 फरवरी तक रहने वाली है। फिलहाल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी से प्रेपरेशन करो और बैच में एनरोल करो। वेलकम टू गोयला IAS। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि जो राजस्थान में कृषि प्रवेशक भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी जनवरी में
2026 में जो आपका 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी का टाइम पीरियड है, जो आपका पहला सप्ताह रहने वाला है, उसी में आपको इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स बीएससी जिन्होंने अपनी कर रखी है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो सभी एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। तो उसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो रहने वाला है स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में। यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपको सिंचाई के जो माध्यम है, जो इरिगेशन के जो माध्यम है, उनके बारे में पढ़ने को बोला है। उसी में से एक जो पार्ट है, एक टॉपिक है, स्प्रिंकलर से कैसे सिंचाई की जाती है, उसके बारे में आज का जो विषय है हमारा रहने वाला है। जैसे कि हमने एग्जाम का जो पैटर्न है, जो पाठ्यक्रम है, वो उसके बारे में पहले भी आपसे बातचीत की है कि जो आपका जो पहला भाग है, वो रहने वाला है सामान्य हिंदी का। जो भाग दूसरा है वो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, जो इतिहास है, संस्कृति है, उसके बारे में रहेगा। ये जो भाग तीसरा, चौथा और ये जो पांचवा भाग है आपका, ये तीनों भाग आपके जो है एग्रीकल्चर विषय से संबंधित रहने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ोगे शस्य विज्ञान के बारे में, उद्यानिकी के बारे में और पशुपालन के बारे में। तो जो कुल योग है, जो टोटल हमारी जो संख्या है प्रश्नों की, वो रहने वाली है 100। और कुल अंक आपको कितने मिलेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 300। तो आज हम इसी कृषि प्रावेशक भर्ती के संबंधित जो आपका सिलेबस है, जो शस्य विज्ञान यानी कि जो आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस है, उसमें आपका एक विषय है, एक पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंचाई की जो विधियां हैं उसमें विशेषित रूप से आपको क्या पढ़ना है, फवारा यानी कि जो स्प्रिंकलर टाइप जो सिंचाई की जाती है, बूंद बूंद यानी कि ड्रिप इरिगेशन, और रेन गन यानी कि रेन गन से जो इरिगेशन दी जाती है। तो इसी से जुड़ी हुई जो हमारी पहली टाइप है, जो पहली हमारी प्रक्रिया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो क्या है, फवारा से कैसे सिंचाई की जाती है, यानी कि हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर से कैसे सिंचाई की जाती है, कैसे इरिगेशन दी जाती है। तो उसके बारे में जो आज का जो आपका विषय है वो रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंकलर सिंचाई होती क्या है। अगर हम बात करें, सिंचाई के बहुत सारे माध्यम होते हैं। जो पुरातन समय में चलता आ रहा है कि आप खेत में खुला ऐसे ही पानी जो है उसे प्रवाह कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, उससे काफी सारे जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ते हैं। काफी सारी जो कमियां हैं उस सिस्टम में, वो बेसिकली जो कमी है वो किस चीज में है कि जो आपकी मिट्टी की ऊपर वाली जो सतह है वो पानी के बहाव के साथ वो खराब हो जाती है। उसमें जो जुड़े हुए जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब खराब हो जाते हैं। तो सॉइल इरोजन होने के चांसेस है, जो आपकी ऊपर वाली सतह है वो खराब हो जाएगी। तो इसी के लिए, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए नई नई टेक्निक जो है एग्रीकल्चर में आती रहती है, न्यू इनोवेशंस आती हैं। उसी में से एक है हमारे पास स्प्रिंकलर माध्यम से सिंचाई करना। अब ये होता क्या है, स्प्रिंकलर सिंचाई एक ऐसी विधि है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा जो पानी है वो कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन की फॉर्म में जो आपकी जो पानी है, पानी को प्रेशर के साथ, क्योंकि पानी नॉर्मली किसी पंप सोर्स से, किसी सोर्स से जब पानी आ रहा है, जब वो पानी जमीन पर वर्टिकली फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, तो उसमें इतना प्रेशर नहीं बनता। लेकिन वहीं अगर आप उस पानी के सोर्स की हाइट यानी कि ऊंचाई को बढ़ा देंगे और एक राइजर से प्रेशर के साथ उस पानी को फेंकेंगे, तो वो पानी ऐसे कृत्रिम वर्षा के रूप में यानी कि आर्टिफिशियल रेन के रूप में नीचे आके गिरेगा। अब उससे क्या होएगा, उससे काफी सारे फायदे हैं हमारे। एक तो जो पानी की जो अनियमित रूप से जो वर्तों हो रही थी, जो खराब हो रहा था, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है नियमित रूप से पूरी जो मिट्टी है उस पे जाएगा, और ये उसका जो पहला लाभ है वो रहने वाला है। वर्षा का दबाव बनाने के लिए पानी को स्प्रिंकलर नामक उपकरण
के नोजल के माध्यम से नीचे छिड़का जाता है, निकाला जाता है। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि नीचे पानी का जो लेवल है उसे एक ऊंचाई दी जाती है, उसके लिए एक लेवल यूज किया जाता है, एक राइजर यूज किया जाता है। अब इसका काम क्या है कि पानी को अगर एक ऊंचाई के साथ, एक प्रेशर के साथ नीचे हम फेंकेंगे तो वो एक कृत्रिम वर्षा यानी कि एक आर्टिफिशियल रेन के रूप में जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, वहां पे जाके गिरेगा और वो नियमित रूप से हमारी जो फसल है वहां तक पहुंच जाएगा। अब इसमें जो स्प्रिंकलर हेड है, हेड का मतलब क्या है, जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, वहां पे जो हेड लगा होता है इसे हम बोलेंगे जो स्प्रिंकलर का हमारा हेड है। जहां से पानी नोजल से निकल के आएगा इसे हम बोलेंगे स्प्रिंकलर हेड। अब ये दो श्रेणियों में आता है, यानी कि दो मेजर टाइप्स में इसे हमने डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारे पास बड़ा स्प्रिंकलर, एक होता है छोटा स्प्रिंकलर। बड़ा स्प्रिंकलर जिसे ऊंचाई से नीचे पानी को फेंक रहे हैं, छोटा जिसकी हाइट कम है, उसके साथ इतना बड़ा जो राइजर है वो नहीं जुड़ा हुआ है। प्लस जो बड़ा स्प्रिंकलर है वहां से पानी को प्रेशर के साथ नीचे फेंकने के लिए जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दी छोटा स्प्रिंकलर। यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो बड़ा स्प्रिंकलर है उसमें से पानी का नीचे बहाव लेके आने के लिए जो हमें प्रेशर लगेगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब छोटा स्प्रिंकलर, अब जो हम छोटा स्प्रिंकलर यानी कि माइक्रो स्प्रिंकलर जो हम टाइप पढ़ते हैं उसकी फर्दर काफी टाइप्स होती है, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर। ये इसकी जो विशेष रूप से जो इसकी टाइप्स है वो रहती है। अगर हम छोटे स्प्रिंकलरों का थ्रो का दायरा अपेक्षाकृत छोटा होता है, मतलब जो छोटा स्प्रिंकलर है जिसकी हाइट छोटी है, जिसपे राइजर नहीं लगा हुआ, जब वहां से पानी निकलेगा तो पानी का जो लास्ट ड्रॉप है, जो लास्ट बूंद है, जो मृदा यानी कि मिट्टी को छू के वापस आएगी, उसका जो रेडियस है, ये वाला जो भाग है वो छोटा रहेगा, उसका जो रेडियस है वो छोटा रहेगा। वो कम दबाव और कम प्रवाह की स्थितियों में काम कर सकता है। यानी कि अगर आप छोटा स्प्रिंकलर यूज कर रहे हो तो आपका जो कम दबाव यानी कि कम पानी का प्रेशर है या कम प्रवाह है, इतना वाटर फ्लो नहीं है, उस स्थिति में आप यूज कर सकते हो इस छोटे साइज वाले स्प्रिंकलर को। क्योंकि छोटे स्प्रिंकलरों की वर्षा दर अपेक्षाकृत हल्की होती है, इसलिए मृदा अपरदन की जो संभावना है वो कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है। अब जो हमारे छोटे स्प्रिंकलर है, अब वहां से जो पानी है प्रेशर के साथ तो आ रहा है लेकिन वहां पे प्रेशर थोड़ा कम है, तो उससे क्या होएगा, जो मृदा अपरदन, अपरदन मतलब जो सॉइल की इरोजन की जो चांसेस हैं, जो संभावना है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, यानी कि नामात्र हो जाएंगी। इस प्रकार संकरी क्षतों वाली जो छोटी असमान भूमि की सिंचाई करते समय हमें छोटे स्प्रिंकलर उपयोग होते हैं। यानी कि जहां पे अनइवन लैंड है, जहां पे जो हमारी जमीन है उसमें लेवलिंग नहीं है, वहां पे भी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज कर सकते हैं। आगे जो विभाजित जो टाइप्स हैं, जो छोटा स्प्रिंकलर है उसको भी फर्दर, यानी कि जो हमारा स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंकलर है उसको फर्दर दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। एक होता है मिनी स्प्रिंकलर, दूसरा हमारे पास होती है सेकेंड टाइप माइक्रो स्प्रिंकलर। जब हम माइक्रो स्प्रिंकलर की बात करें तो यहां से जो प्रवाह रहने वाला है, जो वाटर का इनफ्लो रेट रहने वाला है, उसका दर रहेगा 150 लीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो पानी है वो नीचे गिरेगा। अगर हम मिनी स्प्रिंकलर की बात करें तो वहीं ये जो प्रवाह का दर है वो कितना रहने वाला है, 150 से 300 लीटर के प्रति घंटे के बीच में इसका जो दर है ये रहने वाला है। यानी कि 150 से 300 लीटर पर आवर की फॉर्म में ये जो वाटर एप्लीकेशन रेट है वो रहता है। अब जो हमारी समझने वाली बात है, इसकी जो मूलभूत शब्दावली है, यानी कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है,
अब आपको क्या समझना है, जैसे ये हमारा जो स्प्रिंकलर है ये उसका क्या है, हेड है, ये उसका हेड है, जहां से जो पानी का फ्लो है वो आगे नीचे गिरेगा आर्टिफिशियल रेन की फॉर्म में, यानी कि एक कृत्रिम वर्षा की फॉर्म में नीचे गिरने वाला है। अब यहां से अगर जो स्प्रिंकलर का हेड है यहाँ पे नोजल लगी है, तो यहां से जो पानी नीचे आ रहा है और जिस मृदा की जो पानी की जो लास्ट बूंद है मृदा की जिस पॉइंट को टच कर रही है, जो लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ थ्रो। यानी कि ये जो रेडियस रहने वाला है इसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ थ्रो। और ये जो पूरा डायामीटर है, मतलब ये जो दूरी है एक स्प्रिंकलर हेड के बीच में और मृदा की वो लास्ट पॉइंट जहां पे पानी गिर रहा है, उन दोनों के बीच में जो दूरी है इसे हम क्या बोलेंगे, वेटिंग डायामीटर। क्या बोलेंगे, वेटिंग डायामीटर। तो ये इसकी जो बेसिक शब्दावली है इसको आपको समझना है। एक हमारे पास रेडियस ऑफ थ्रो है, एक हमारे पास वेटिंग डायामीटर है। मतलब क्या है कि जो स्प्रिंकलर हेड से जब पानी निकल के आ रहा है तो मिट्टी की जो लास्ट सतह है जहां तक पानी पहुंच रहा है उसके बीच में जो दूरी है उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ थ्रो। तो शब्दावली को अब हम समझते हैं। शब्दावली एक रूपता प्राप्त करना। वेटिंग सर्कल, जमीन पर वह गोलकार क्षेत्र जहां स्प्रिंकलर हेड से पानी प्रपेक्षित होता है, वेटिंग सर्कल के व्यास को वेटिंग डायामीटर कहा जाता है। ये हमने पहले भी समझा है कि जमीन का जो लास्ट जो सतह है जहां पर मृदा तक पानी जो पहुंच रहा है उसकी जो आखिरी बूंद है वहां तक अगर हम देखें तो उसे हम बोलेंगे वेटिंग सर्कल। और एक हमारे पास होता है रेडियस ऑफ थ्रो। स्प्रिंकलर हेड और वर्षा के सबसे दूर के बिंदु के बीच में जो क्षैणित दूरी है उसे आमतौर पर वर्षा की दर स्प्रिंकलर हेड से जितनी दूरी होती है उतनी ही कम हो जाती है। यानी कि जो स्प्रिंकलर का हेड है और जो मृदा की जो लास्ट जहां आपने फसल उगा रखी है अपनी मृदा में, अपनी सॉइल में, वहां तक जब पानी जा रहा है, पानी जब स्प्रिंकलर हेड से निकल के लास्ट पॉइंट तक जा रहा है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वेटिंग सर्कल, वेटिंग डायामीटर, वेटिंग डायामीटर। यानी कि वहां तक जो पानी है वो उसकी रेंज है, वहां तक वो पहुंच पा रहा है। जल अनुप्रयोग करने की एक रूपता। अब इससे क्या है, वाटर यूजेज एफिशिएंसी है जो बढ़ जाती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो मेन मोटिव है, जो मेन मकसद रहने वाला है वो क्या होता है, इसकी जो पानी की जो एफिशिएंसी है कि पानी जो है बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो पाएगा। और इसके क्या होएगा, जो हमारी वाटर यूजेज एफिशिएंसी है वो 70%, लगभग 70% तक उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। वर्षा का ओवरलैपिंग, यानी कि जब स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी निकल के आ रहा है, अब एक हेड से जब पानी निकलता है तो वहां से पानी निकल के दोनों साइड्स फैल के नीचे जो हमारी फसल मिट्टी पे लगी है वहां तक पानी पहुंचाता है। लेकिन एक स्प्रिंकलर से जब पानी निकलता है तो दोनों साइड जो रेडियस ऑफ थ्रो है वो अनियमित होता है, दोनों साइड यूनिफॉर्म नहीं होता है। अब उसे यूनिफॉर्म करने के लिए जो हमारा दूसरा स्प्रिंकलर हेड है, मतलब दो स्प्रिंकलर हेड के बीच में जो दूरी है उसे एक फिक्स दूरी, एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा जाता है। और वो डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, जितना इसका जो वेटिंग डायामीटर है, जो वेटिंग डायामीटर है उसका 50 से 60% जो डिस्टेंस है वहां पे हमारा जो दूसरा स्प्रिंकलर हेड है उसे लगाना चाहिए, ताकि जो पानी की जो अनियमित रूप से जो वर्षा हो रही है उसे हम कंट्रोल कर सके। एक व्यक्तिगत स्प्रिंकलर हेड से वर्षा पूरे वेटिंग सर्कल में एक समान नहीं होती। मतलब एक हेड से जो वर्षा का जो दर है वो एक समान अनियमित होता है। इसी समान जल विवरण प्राप्त करने के लिए दो स्तर स्प्रिंकलरों के बीच में जो दूरी रखनी है वो आपको कितनी रखनी है, जितनी की वेटिंग डायामीटर है उसका आपको 50 से 60% जो दूरी है उसको आपको रखना है। अब जब पानी, अब जैसे कि हमने पहले भी बात की, जो राइजर है, जो नीचे जो राइजर के ऊपर क्या लगा है, हमारा जो स्प्रिंकलर हेड है
वहां से जब नोजल के थ्रू पानी का बहाव नीचे आ रहा है तो वो किसी प्रेशर के साथ आ रहा है, ताकि जो पानी है वो स्प्रिंकलर यानी कि रेन की फॉर्म में नीचे गिरे। नॉर्मली अगर हम पानी से को पाइप्स के थ्रू डालेंगे तो पानी तो नॉर्मली वे में फ्लो होएगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, प्रेशर ही पीछे से इतना डाल दिया जाता है कि जो पानी है वो कृत्रिम जो रेन है, वर्षा है, उसके रूप में मृदा तक पहुंचती है, आपकी फसलों तक पहुंचती है। अब जो पानी का दबाव है उसके बेस पे अगर हम देखें तो पानी का जो दबाव है उसके बेस में हमारे पास बहुत अधिक दबाव यानी कि इंटेंस प्रेशर वाले पंप भी आते हैं, बहुत कम दबाव यानी कि लीस्ट जो प्रेशर वाले पंप होते हैं, और इष्टतम, इष्टतम मतलब ऑप्टिमम जो दबाव वाले जो हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। सो पानी का जो दबाव है यानी कि जो वाटर का जो प्रेशर है, दबाव बस पानी के संदर्भ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, मतलब दबाव के में यानी कि प्रेशर में जो पानी है वो कैसे निकल रहा है वो डिपेंड करेगा कि राइजर की जो जमीन से, मृदा से दूरी कितनी है। स्प्रिंकलर दबाव में पानी की ऊर्जा के माध्यम से संचालित होता है और बहुत अधिक या बहुत कम होता है, वह वंशनीय नहीं है क्योंकि यह जल अनुप्रयोग की एक रूपता को प्रभावित कर सकता है। बहुत अधिक दबाव से जब पानी गिरेगा तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से नीचे गिरेगा, और जब हम ऑप्टिमम लेवल से, मतलब जो हमारा जो फसलों में लगता है वो ऑप्टिमम लेवल वाला जो दबाव है, जो प्रेशर है, उससे पानी को छोड़ा जाता है ताकि फसलों को नियमित रूप से जो जल है वो निर्वाहित हो सके, मिल सके। जल निर्वहन प्रवाह का जो दर है एक विशिष्ट अवधि के एकत्र किए गए पानी का जो मात्रा है उसे हम कैसे काउंट करते हैं, लीटर्स पर सेकंड में। मतलब जब स्प्रिंकलर हेड से जो पानी निकला नीचे मृदा तक वो पहुंचा है तो उसमें जो हमारी जो कितना पानी नीचे पहुंच चुका है, कितना पानी जमीन तक पहुंच चुका है, उसे नापने का जो हमारा मेजरमेंट रहता है वो क्या रहता है, लीटर्स पर सेकंड की फॉर्म में रहता है, कि कितने लीटर कितने सेकंड में नीचे ट्रांसफर हो रहा है। वर्षा का जो दर है एक तित्र पानी की जो औसत ऊंचाई है उसे हम मिलीमीटर प्रति घंटे में भी मापा जा सकता है। अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम से की संरचना की बात करें कि स्प्रिंकलर सिस्टम से कैसे जो सिंचाई है वो की जाती है, उसके जो मुख्य जो भाग है, जो पार्ट्स है, उनकी अगर हम बात करें तो जल वितरण के लिए फील्ड नियंत्रण वाल्व यानी कि फील्ड कंट्रोल वाल्व लगाई जाती है, जहां से जो पानी का जो बहाव है वो कंट्रोल किया जाता है। एक हमारे पास कनेक्शन पाइप होती है जिसका काम क्या है, पानी को जो मेन सोर्स है वहां से लेके लेटरल लाइंस तक सप्लाई करना। एक हमारे पास यहाँ पे मेन लाइन होएगी जहां से पानी आ रहा है पानी के सोर्स से। एक हमारे पास राइजर पाइप होता है, राइजर मतलब जो हाइट प्रोवाइड करता है ताकि जो पानी है वो एक हाइट के साथ, एक प्रेशर के साथ नीचे आर्टिफिशियल रेन की फॉर्म में नीचे गिरे। स्प्रिंकलर का एक हेड होता है, वो भी दो टाइप्स का होता है, एक रोटेटिंग टाइप का होता है जो रिवॉल्व कर सकता है, घूम सकता है, एक होता है फिक्स्ड टाइप का। तो जल अधिग्रहण करने के लिए एक हमारे पास जल स्रोत होता है जहां से जल जो है निकल के आ रहा है। एक हमारे पास ट्रांसमिशन पाइप होएगी, एक स्टोरेज टैंक, एक वितरण पाइप, एक मुख्य नियंत्रण वाल्व। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जल का कोई स्रोत है, यानी कि ये हमारे पास वाटर का कोई सोर्स है। यहां से हमारी जो ट्रांसमिशन की पाइप है वो जा रही है, यहाँ पे हमारा स्टोरेज टैंक है जहां पे टेम्परेरी हमने वाटर को स्टोर कर लिया है। उसके बाद ये जो है हमारी जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन से होते हुए, मुख्य नियंत्रण वाल्व से होते हुए जो पानी है फील्ड नियंत्रण वाल्व, यानी कि यहाँ से जो पानी है वो फील्ड में जा रहा है, हमारी फसलों तक पहुंच रहा है, इसे क्या बोलेंगे, फील्ड कंट्रोल वाल्व यानी कि फील्ड नियंत्रण वाल्व। और यहां से अगर हम बात करें तो लास्ट में हमारे जो जाते हैं वो लेटरल लाइंस है, और ऊपर लगा हुआ है क्या है, स्प्रिंकलर हेड, और वहां से पानी जो है वो निकल के आएगा किसकी फॉर्म में,
एक कृत्रिम वर्षा की फॉर्म में, यानी कि एक आर्टिफिशियल रेन की फॉर्म में जो हमारी मृदा है वहां तक पहुंच जाएगा। उसके बाद इसमें वाल्व्स लगी होती है। वाल्व्स का काम क्या होता है, पानी का जो प्रभाव है, मतलब कितनी इंटेंसिटी से आपको पानी छोड़ना है, कितना प्रेशर रखना है, ये पूरा कहाँ से कंट्रोल होएगा, ये पूरा कंट्रोल होता है वॉल्व्स के थ्रू। वॉल्व्स का क्या काम होता है, पानी के फ्लो को मेंटेन करना, पानी कितना छोड़ना है, कितने प्रेशर से छोड़ना है, ये वाल्व्स का काम होता है। मेन लाइन से पहले वाल्व्स लगे होते हैं, इन्हें आप बंद कर सकते हो, खुला छोड़ सकते हो। जब पानी भर गया है, जब आपकी पानी की जरूरत पूरी हो गई है खेत में, तो इस वाल्व्स को बंद कर दिया जाता है। और यहीं पे एक मीटर भी लगाया जाता है जो क्या करता है, पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। पाइपलाइन में पानी के वितरण को नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यक, हमारे पास एक मुख्य जो विषय है वो क्या है, वाल्व्स का यूज किया जाता है। दबाव रहित बल वाल्व, इनका उपयोग सिस्टम के अधिकतम दबाव को परे, काम के दबाव से परे रोकने के लिए किया जाता है। प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स होते हैं जिनका काम क्या है, प्रेशर को रेगुलेट करना, कम करना, वो आप वहां से मैनेज कर सकते हो। एक होती है हमारे पास चेक वॉल्व, बैकफ्लो वॉल्व होती है हमारे पास। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब उर्वरक या अन्य रसायन सिंचाई प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है। तो जो चेक फ्लो है या फिर ब्लैक फ्लो वाले जो पार्ट्स है, उनका काम क्या है, जब आपको पानी के साथ साथ पानी में कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसे केमिकल्स को भी डालना है जो प्लांट की बीमारी को ठीक करे, मतलब जो ऐसे जो पानी में घुल जाते हैं, तब जो है हमारी कौन सी वॉल्व काम आएगी, उसमें हमारी काम आएगी चेक वॉल्व। एयर रिलीज रिलीफ वॉल्व, एयर में रिलीज मतलब प्रेशर जो बनता है उसको रिलीज करने के लिए ये ऊंचाई वाले बिंदुओं पर स्थापित की ही जाती है, या जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हवा को बाहर निकालने के लिए एक वॉल्व लगाई जाती है जिसका नाम क्या है, एयर रिलीज वॉल्व। वैक्यूम रिलीवर, यानी कि एक वैक्यूम जनरेट करने के लिए एक वैक्यूम क्रिएटर वॉल्व हमारे पास होती है। वह पानी की आपूर्ति को बंद होने के बाद भी मिट्टी के कणों को डिपहोल में चूसने को खत्म कर देती है। यानी कि अगर पाइप में पानी नहीं है, प्रेशर बना रहेगा, तो उससे क्या होएगा, जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो पाइप में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सा वाल्व काम आता है, वैक्यूम रिलीफिंग वॉल्व हमारा काम करेगा, एक वैक्यूम जनरेट कर देगा। तो घटक विवरण अब क्या है, यानी कि पार्ट्स का जो हम इलेबोरेशन करें तो इसमें हमारे पास प्रेशर गेजेस आती हैं जहां से प्रेशर मेंटेन होता है, यानी कि कितनी इंटेंसिटी, कितनी प्रेशर से पानी छोड़ना है, कितना पानी छोड़ना है कितने प्रति घंटे में, वो यहीं से रेगुलेट होएगा। कंट्रोल हेड में आपका जो निस्पंदन है, जो रासायनिक इंजेक्टर है वो आ जाता है, जहां से जो आपके रासायनिक पदार्थ है वो आगे जाके फ्लो करेंगे। अब निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन का सिस्टम कैसे काम करता है, डिप सिंचाई प्रणाली की सफलता के लिए एक निस्पंदन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो पानी में आने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए रासायनिक द्वार बंद हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी मृदा में, आपकी मिट्टी में बहुत ही ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो अगर आपके पाइपलाइन में फंस जाते हैं, कुछ पानी के पार्टिकल्स, पानी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वहां रुक जाएंगे, उसकी वजह से क्या होएगा, फ्लो बंद हो जाएगा। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, निस्पंदन प्रणाली, यानी कि एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया जाता है। और फिल्ट्रेशन सिस्टम का क्या काम है, जो इसमें पदार्थ है, जो पार्टिकल्स हैं, उनको बाहर निकालेगा फिल्ट्रेशन सिस्टम, ताकि साफ पानी आगे तक एमिटर तक पहुंच सके। अगर हम ये नहीं करेंगे, फिल्टर नहीं होएगा, तो एमिटर के बंद हो जाएगा, एमिटर हमारा बंद हो जाएगा और उससे जो डिस्चार्ज होएगा वो बंद हो जाएगा। तो पानी तो है, जो पानी है वो जड़ों तक पहुंच नहीं पाएगा, या फिर पानी का जो प्रभाव है उसमें भी आपको कमी देखने को मिल सकती है।
अब निस्पंदन प्रणाली में फिल्टर्स लगे होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि एक होता है हमारे पास स्क्रीन फिल्टर। स्क्रीन फिल्टर को या तो मैनुअल रूप से साफ किया जाता है, यानी कि अब निस्पंदन प्रणाली को आप कैसे उसकी देखभाल कर सकते हो, आपको फिल्टर्स को खोल के देखना है कि उसमें ब्लॉकेज ना हो, फिल्टर्स को आपको रेगुलरली साफ करना है। मैनुअल सफाई में फिल्टर को आंतरिक नोजल को घुमाकर साफ किया जाता है, यानी कि इसके अंदर एक नोजल लगा हुआ होता है जहां से आप उसको साफ कर सकते हो। उच्च दबाव वाले पानी का छिड़काव आप इस पे कर सकते हो, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ फंस गया है तो उसमें आप पानी स्प्रे करोगे, वो निकल जाएगा। अंदर एक फिल्टर लगा होता है जिसे आपको एक नियमित समय पे क्या करना होता है, साफ करना होता है। रेत या फिर मीडिया फिल्टर, सैंड फिल्टर्स लगाए जाते हैं ताकि अगर कोई मिट्टी का कण पानी में आ गया तो वहां पे फंस जाएगा। पानी फिल्टर इनलेट के माध्यम से प्रवेश करता है और फिल्टर बिस्तर के माध्यम से रिसता है। जब निलंबित पदार्थ फिल्टर मीडिया के संपर्क में आते हैं तो यह वहां फंस जाते हैं, यानी कि यहाँ पे एक फिल्टर लगा है जो ऐसे पदार्थ हैं जो पानी की जो प्रॉपर्टी है उसको खराब कर रहे हैं, जो ऐसे पदार्थ हैं जो साइज में उससे बड़े हैं, तो उसके लिए एक फिल्टर लगा है। जैसे कि आप देख सकते हो इनलेट पाइप से जब पानी आ रहा है तो यहाँ पे लगा हुआ जो फिल्टर है वो क्या करेगा, जो मिट्टी के जो पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए, जो हानिकारक है, उनको रिमूव कर देगा। उसके बाद आते हैं डिस्क फिल्टर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो ये जो फिल्टर्स होते हैं एक डिस्क की शेप में लगे हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार से जो इनकी शेप है वो रहती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्क शेप के जो फिल्टर हैं। रेत और अन्य पदार्थों दोनों को निस्पंदन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि पानी में अगर रेत है या कुछ ऐसे पदार्थ हैं उनको रिमूव करने के लिए जो डिस्क फिल्टर है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रासायनिक इंजेक्शन, यानी कि एक केमिकल इंजेक्शन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि केमिकल इंजेक्शन क्या होता है। ये रसायनों की 3 श्रेणियां होती हैं, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, एंटी क्लॉगिंग एजेंट्स, जिन्हें आवश्यकता के आधार पर सिंचाई प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है। एंटी क्लॉगिंग एजेंट यानी कि जो हमारी प्रणाली है वो क्लॉग ना हो जाए, उसे साफ रखने के लिए एंटी क्लॉगिंग केमिकल्स को भी वहां पे हम ऐड कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो हमारे कीटनाशक है, जो हमारे उर्वरक है, यानी कि जो हमारे फर्टिलाइजर हैं, जो हमें प्लांट को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स को भी हम बीच में डिसॉल्व कर सकते हैं। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, उर्वरक सबसे अधिक इंजेक्ट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इंजेक्शन पंप में यूज होता है वो क्या होते हैं, उर्वरक, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट सोर्स है, रासायनिक जो सोर्स है। ड्रिप सिंचाई के उर्वरक के प्रयोग का समय निर्धारित करना संभव है फसल की वृद्धि के चरणों की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि फसल में कब वो फर्टिलाइजर, कब वो न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके हिसाब से इसकी प्लानिंग जो है वो की जाती है। ज्यादातर वही केमिकल इसमें डाले जाते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। उसके बाद अब हर एक चीज के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे कि रासायनिक इंजेक्शन हम करते हैं तो सिंथेटिक कीटनाशकों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पौधों का मुकाबला करने के लिए वो हमारी प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि हम कीटनाशक को भी, हमारे जो केमिकल ऐसे हैं जैसे कि कोई कीटनाशक है, कोई पेस्टिसाइड है, उसको भी हम टैंक में डाल के डिसॉल्व कर सकते हैं, वो आगे जो हमारे पौधे हैं वहां तक पहुंच जाएगा। यानी कि सिंचाई का जो माध्यम है उसमें हम अपने जो कीटनाशक है, जो हमारे उर्वरक हैं, उनको भी हम डाल सकते हैं। अब ये जो हम करते हैं ड्रिप इरिगेशन, अब हर एक चीज के क्या है, एक प्रॉज है, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है, स्थापना प्रक्रिया में समय लगता है, यानी कि जो इंस्टॉलेशन का टाइम है वो जाएगा आपका, क्योंकि इंस्टॉल करने में समय भी लगेगा प्लस आपका जो पैसे भी लगेंगे। सूरज की गर्मियां ट्यूबों की ओर प्रभावित करती है, कभी कभी वह अधिकतम गर्मी के कारण टूट भी जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आपका पाइपलाइन सिस्टम है, अगर वहां पे इंटेंस जो सनलाइट पड़ रही है, एक तीव्र गति से जब
सूर्य वहां पे पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो पाइप कई बार क्या हो सकता है, खराब भी हो सकती है। ट्यूब कभी कभी बंद भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ है वो फंस जाते हैं, क्लॉगिंग हो जाती है, उसकी वजह से जो फिल्टर है वो खराब भी हो सकते हैं। प्लास्टिक ट्यूब मिट्टी की उर्वरकता को प्रभावित करती है, यानी कि अगर आप प्लास्टिक की ट्यूब्स यूज करते हो तो उसमें क्या होएगा, मिट्टी फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं और प्लास्टिक की ट्यूब जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। लवणता के मुद्दे, कई बार क्या होता है कि जो है, पानी के साथ साथ कई बार कुछ पदार्थ भी बीच में आ जाते हैं, वो भी वहां पे फंस जाएंगे और जो आपका सिस्टम है वो पूरी तरह चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो एमिटर है वहां से प्रेशर के साथ पानी नहीं आएगा, तो पानी कम आ सकता है, सिंचाई में देरी हो सकती है। यदि पानी में शैवाल, उर्वरक और घोल हुए रसायन जैसे अवशेप हो तो रुकावट हो सकती है। इसका मतलब वही है कि नोजल में अगर कोई पदार्थ फंस गया तो आगे जो पानी का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। और इसमें मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए नमी वितरण की जो भी समस्या इसमें रहती है। अब उसके बाद आता है कि जब हम एमिटर लगाते हैं तो उसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है। इसका निर्वहन गैलन प्रति घंटे में नापा जाता है। गैलन प्रति घंटे में, यानी कि एमिटर से कितना पानी निकलेगा, कितने गैलन्स में पानी निकलेगा पर आवर, इस फॉर्म में जो आपका जो वाटर डिस्चार्ज है वो रहता है। यानी कि पानी जो है किस गति से आएगा, कितनी घंटे में कितना पानी आगे छोड़ना है, वो एमीटर में लगे हुए जो प्रेशर वाल्व है वहां से आप मेंटेन कर सकते हो। एमीटर या ड्रिपर वह उपकरण है जिनका उपयोग लेटरल से पानी के निर्वहन को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। एमीटर एक ऐसा है जो लेटरल से पानी जो आ रहा है वो आगे प्लांट्स तक कैसे पहुंचेगा, पौधों तक कैसे पहुंचेगा, ये कौन कंट्रोल करेगा, एमिटर। वे आमतौर पर 1 मीटर से अधिक की दूरी पर होते हैं, यानी कि जो एमिटर है, जो हमारी सब लेटरल लाइन है, उससे कितनी दूरी पर होते हैं, 1 मीटर की दूरी पर लगभग होते हैं। एमिटर सीधे मिट्टी को पानी की आपूर्ति की दर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि एमिटर का काम क्या है, पानी कितना आएगा, पानी कितना रूट जोन तक पहुंचेगा, ये उसका काम है, वो एमिटर मेंटेन करेगा। एक सामान्य नियम के रूप में पौधों के आकार के आधार पर प्रति पौधे पर 1 या 2 एमिटर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप पॉली हाउस में देखोगे तो जितनी भी हम सब्जियां उगाते हैं, कोई फल उगाते हैं, तो वहां पे जो एमिटर लगे जाते हैं, एक पौधे के हिसाब से 1 या 2 मैक्सिमम जो एमिटर है वहां पे लगाए जाते हैं, जहां से पानी बूंद बूंद करके उनकी जड़ों तक पहुंच जाता है। एमिटर आमतौर पर 450 मिलीमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं, यानी कि एक एमिटर से दूसरे एमिटर की जो लगभग दूरी है वो कितनी रखी जाती है, 450 मिलीमीटर, ताकि उन दोनों का जो पानी है वो जड़ तक पहुंच पाए। फलों को पेड़ों पर पौधों की पत्ती के क्षेत्र के 80% के नीचे 600 mm की दूरी पर एमिटर स्थापित किए जाते हैं। जब हम फलों की बात करें, फलों के पेड़ों की बात करें, यानी कि हम ऑर्चर्ड बाग लगाते हैं, तो वहां पे क्या रहता है, पत्ती के छत्र के 80% के नीचे, यानी कि जो आपकी कैनपी है उसके 80% के नीचे जो है 600 mm की दूरी पर हमारा क्या रहेगा, एमिटर रहेगा। अधिकतम पारगम्य नरम मिट्टी के लिए एमिटर को 350 से 400 मिलीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी कि एमिटर जो है वो मिट्टी से कितनी दूरी पर रहेगी, अगर हमारी मिट्टी लोमी सॉइल है, काफी अच्छी सॉइल है, तो उसमें जो हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो 350 मिलीमीटर से लेके 400 मिलीमीटर, 350 से 400 के बीच में रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार में समझ लेते हैं। देखिए हमने कौन सी जो सिंचाई का जो माध्यम है वो पढ़ा है। हमने इसमें पढ़ा है जो हमारा बूंद बूंद यानी कि ड्रिप इरिगेशन का जो सिंचाई का माध्यम है उसको हमने आज पढ़ा है। अब यहां से हमारा जो क्या है, कुआं, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर सोर्स है जहां से पानी निकल के आ रहा है।
अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पंप। पंप के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि दो तरह के पंप है जो यूज होते हैं, एक होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरे हमारे पास होते हैं टरबाइन टाइप ऑफ पंप। यहाँ से जो पानी है हाइड्रोसाइक्लोन्स के थ्रू यहाँ पे जो रेत है वो विभाजित हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है जिसका काम क्या है, पानी में अगर कोई रसायन है, कुछ ऐसा पदार्थ है जो पौधे के लिए हानिकारक है, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। अवसाधन टैंक के बाद यहाँ पे एयर गेज लगा होता है जो वैक्यूम के प्रेशर को मेंटेन करेगा। यहाँ पे नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल वाल्व लगी होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल्स हैं, जो हमारे रासायनिक पदार्थ हैं, उनको पौधों तक पहुंचाने के लिए केमिकल इंजेक्टर लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा उर्वरक टैंक लगा हुआ है। अब इसी के माध्यम से जब पानी आता है तो पानी के साथ साथ ये जो केमिकल्स हैं ये भी बीच में एंटर हो जाते हैं, पानी के साथ घुल जाते हैं। ये हमारी मुख्य पाइप है जो हमारी मेन लाइन है। अब इस मेन लाइन से होते हुए जो पानी है आगे दो भाग में या दो से अधिक भाग में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये जाके हमारे जो पौधे हैं वहां तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे हमारे क्या लगे हुए हैं, एमिटर लगे हुए हैं जिनका काम क्या है, बूंद बूंद करके ये पानी को पौधे की जो जड़ें हैं वहां तक पहुंचा देगा और पौधे को पानी मिल जाएगा। और ये पानी जो है जब डलता है तो जैसे ये हमारा पौधा है जो इसकी जड़ रहेगी, जड़ के आसपास एक वेटिंग एरिया जनरेट हो जाता है, सिर्फ उसी एरिया में जो वो पानी है रहेगा। तो बाकी जो मिट्टी है उसमें पानी घुलने की बजाय जो पानी है सीधा जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होएगा, 70 से 80% तक जो पानी की उपयोग है, सदुपयोग है, वो बढ़ जाता है। पानी की वाटर यूजेज एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो हमारे ये नए माध्यम है सिंचाई के वो ज्यादातर चल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारा जो पानी है उसे बचाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को लेके आएं तो आप अभी जाके हमारे बैच में एनरोल करें, हमारी टेस्ट सीरीज लें। जिन बच्चों ने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रखा है, जिन्हें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए, वो हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 999 रुपीज में। अब इस टेस्ट सीरीज में हम आपको क्या करवाएंगे, बहुविकल्पिक क्वेश्चंस, यानी कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनकी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस का पैटर्न है उसमें आपको जो एग्रोनॉमी है, जो हॉर्टिकल्चर है, उसका जो पार्ट है वो एमसीक्यू स्टाइल में, यानी कि बहुविकल्पिक प्रश्नों की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। आप पूरा जो बैच है वो भी ले सकते हैं। पूरा बैच आपको पड़ेगा 4,999 रुपए में। अब इस बैच में आपको क्या क्या फायदे हैं इस बैच के, एक तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो आपको अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, प्लस इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। हमारा जो लेक्चर का पैटर्न है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, जो भी सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो बहुविकल्पिक प्रश्न हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप जैसे देख ही सकते हैं कि हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए ये स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर पोस्ट पे लगे हुए हैं, जैसे कि मयंक मुदगिल जो कि आईपीएस हैं, आकृति सेठी जो कि आईएएस हैं और महक स्वामी जो कि आईपीएस हैं। तो अगर आप भी एग्रीकल्चर फील्ड से है, कृषि प्रवेशक की भर्ती अगर आपको भी ये फॉर्म को फिल करना है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो अभी जाके आपको हमारे बैच में जुड़ना है, जिसमें क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो आपको अभी से जाके बैच में ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आलोक राज जी ने ये बता रखा है कि जो पेपर का नोटिफिकेशन है 1 से 7 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जो एग्जाम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादा समय आपको तैयारी के लिए नहीं मिलने वाला है उसके बीच में। तो अभी से अपनी जो तैयारी है उसको आपको मजबूत करना है, हमारे बैच में अभी जाके एनरोल करना है। अब आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो हमारा इंस्टीट्यूट है खरड़ में, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। वहां पे आपको एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, प्लस जितने भी हम लेक्चर कवर कर चुके हैं उनके जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज राजस्थान RSSB एग्री के नाम से है, इसको आप अभी जाके ज्वाइन करो। अगर आपको बैच लेना है, बैच के रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए, तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बैच की। तो अभी जाके आपको बैच में एनरोल करना है, अभी से अपनी जो तैयारी है उसकी शुरुआत करनी है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो सिंचाई का जो अगला जो टाइप है जिसमें हम रेन गन से कैसे सिंचाई की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे।